हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएसएसबी बोर्ड की जो पीजीटी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो एग्ज़ाम होने वाली है उससे रिलेटेड ये दूसरी प्रैक्टिस सेट है और इसमें कुल 10 प्रश्न है और दसों ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, Which of the following data structure is most suitable for evaluating postfix expression? यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ये 4 डेटा स्ट्रक्चर है। आपने यदि पढ़ा होगा तो ट्री के बारे में भी आपको पता होगा, स्टैक के बारे में पता होगा, लिंक लिस्ट के बारे में पता होगा, क्यू के बारे में पता होगा। तो इसमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने में आपको सबसे सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्सप्रेशंस है वो 3 तरीके का होता है। एक जो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन, और दूसरा हो गया आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, और तीसरा उसको बोलते हैं हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सिंपली इसको आप देखिएगा, यदि इनफिक्स में कोई एक्सप्रेशन लिखना है तो हम लोग लिखते हैं जैसे ए प्लस बी। प्रीफिक्स में यदि इसी को लिखना होगा तो पहले ऑपरेटर आ जाएगा प्लस फिर ए और बी, और पोस्टफिक्स में पहले ऑपरेंड फिर ए एंड बी और लास्ट में ऑपरेटर आता है। इस तरह का एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो नीचे ये 4 ऑप्शन है और इस चारों ऑप्शन में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करने के लिए जो सबसे सुटेबल जो डेटा स्ट्रक्चर है वो स्टैक होता है। इसलिए पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्टैक। स्टैक एक तरीके से ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही इंड से इंसर्शन और डिलीशन पॉसिबल होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप देखते होंगे ट्रे रखता है लोग, तो पहली ट्रे रखा, फिर उसके बाद दूसरी ट्रे रखा, फिर तीसरी ट्रे रखा। आप देख रहे हैं कि इंसर्शन जो है एक ही इंड से होती जा रही है, और जब रिमूव होगा तो पहले ये रिमूव होगा टॉप से, फिर ये रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा, फिर लास्ट में ये रिमूव होगा। मतलब जो इंसर्शन, जो स्टैक के अंदर डाटा का इंसर्शन है वो इंसर्शन आपको एक ही इंड से होगा, और वो इंड जो है उसको डेटा स्ट्रक्चर के टर्म में हम लोग टॉप बोलते हैं। तो टॉप से इंसर्शन भी होगा और टॉप से ही रिमूवल भी होता है। यहाँ पे ऐसी डेटा स्ट्रक्चर की यहाँ पे जरूरत है जो इस तरीके का फॉर्मेट को फॉलो करता हो। जैसे जितने सारे ऑपरेंड है हम डालते चले जाएंगे, पहले ए डाल दिया, फिर बी डाल दिया, और जैसे ही फिर ये प्लस आएगा तो फिर ए वापस बी पहले निकालेंगे, फिर ए निकालेंगे, और फिर ए प्लस बी परफॉर्म कर देंगे। यहाँ पे ये मैच करता है आपका स्टैक के साथ। स्टैक का स्ट्रक्चर या कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में समझने के लिए आप मुझे फॉलो करें, और इसका स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं, वहां पे आप जरूर ज्वाइन करें। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, द मेजर गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नीचे 4 आपको ऑप्शंस है और इसमें से पता करना है कि इसमें इसका मेजर गोल कौन सा है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है रीयूज। रीयूज एक मेजर गोल कैटेगरी में आता है। जैसे आप इसको समझिए, जैसे एक क्लास है, एक क्लास है ए, सपोज करिए एक क्लास ए है, और इस क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर और आपने फंक्शंस जो क्रिएट किया होगा या यूज किया होगा उसको बिना दोबारा लिखे हुए, विदाउट दोबारा रीरिटेन, हम दूसरी कोई क्लास बी है और इस बी में इन सारे प्रॉपर्टीज को या सारे जो डेटा मेंबर है
और फंक्शन है, उस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से लिखकर, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने पब्लिक और ए। अब यहाँ पे होगा क्या कि क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के साथ साथ, सॉरी, क्लास बी की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे उसके साथ साथ क्लास ए की भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको लिखना सिर्फ इतना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से जो रीयूज का ऑप्शन है सबसे बेस्ट सुटेबल है इस क्वेश्चन के हिसाब से, कि ए को बिना दोबारा लिखे हुए हम बी के अंदर इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू इस ए का मेंबर्स को हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया रीयूज। और इनहेरिटेंस को आप दूसरे रूप में आप डिफाइन आपने स्टडी किया होगा, तो रीयूजिबिलिटी की कॉन्सेप्ट आती है, जो इनहेरिटेंस के माध्यम से हम C++ या बाकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम बेनिफिट लेते हैं रीयूजिबिलिटी का। तीसरा क्वेश्चन है, which of the following is a default scripting language in active server page? ASP के अंदर कौन सा जो डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, VB स्क्रिप्ट। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में एक मैथमेटिक्स है और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज द बीट रेट फॉर ट्रांसमिटिंग अनकम्प्रेस्ड? अब देखिएगा यहाँ पे अनकम्प्रेस्ड कोई फ्रेम है, कोई डेटा है और साइज उसका पिक्सल में है 800 इंटू 600 पिक्सल कलर फ्रेम है विथ 8 बीट पिक्सल एट 40 फ्रेम पर सेकेंड। आपको ये कैलकुलेट करके पता करना है कि कितनी तेजी से या कितनी MBPS की स्पीड से इसको ट्रांसफर करेगा ये। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको आप भी अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। तो एक फ्रेम जो है, एक फ्रेम का जो साइज है उसको आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक फ्रेम की साइज यहाँ पे दिया हुआ है 800 गुना 600, 800 गुना 600 दिया हुआ, ओके। और एक पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि एक पिक्सल जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बीट की जरूरत पड़ती है, 8 बीट पर पिक्सल। तो फिर इसमें क्या करेंगे, 8 से फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसी 40 फ्रेम इसके अंदर बना हुआ है। फिर इसमें क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। होप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये जो अनकम्प्रेस्ड जो फ्रेम है उस फ्रेम की साइज दिया हुआ है यहाँ पे 800 गुना 600, और हर जो पिक्सल है उसके लिए 8 बीट चाहिए। तो इसका मतलब है कि 800 गुना 400 जितना होगा उसमें फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपको बीट पता चलेगा, और फिर उसमें देखना है कि 40 इसके अंदर फ्रेम है। तो इस तरीके से इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन आपको आएगा 153600000। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। अब इसको मुझे चेंज करना है MBPS के अंदर। तो एक MBPS जो होता है वो बराबर होता है 1 MBPS इतना के बराबर होता है, या फिर आप अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको कट कीजिए। 30 से ये 30 कट गई, फिर ये 20 से ये 20 कट गई। अब 10 से इसमें जब हम लोग भाग लगाएंगे 1536, 1536 में जब 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे
पॉइंट आएगा, मतलब हो जाएगा आपको 153.6 MBPS। ये आपको देखिए किसमें है, डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक क्लास का एक डेफिनेशन है और उस क्लास के डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्लास एक सर्किल है और सर्किल क्लास जो है पॉइंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ये एक डेफिनेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सर्किल क्लास पॉइंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब इस डेफिनेशन के बेस पर यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और आपको इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है पॉइंट इज बेस क्लास एंड सर्किल इज डिराइव क्लास। तो ये एक्चुअली इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट है। ये क्लास आपने पहले से डिफाइन कर रखा है और उस क्लास का नाम है पॉइंट क्लास। तो आपने यदि इनहेरिटेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये कि पॉइंट क्लास को पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा और पॉइंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को यदि मुझे क्लास सर्किल के अंदर यदि यूज करना है तो हमें इनहेरिटेंस की जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना पड़ेगा। तो C++ के अंदर आप जब दूसरी क्लास सर्किल डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे कोलन देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक पॉइंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले पॉइंट क्लास को मैंने डिफाइन किया और पॉइंट क्लास के बेस पर फिर सर्किल क्लास को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्लास जो है ये बेस क्लास हो गया क्योंकि इसी के बेस पर हम लोग डिफाइन करें सर्किल क्लास को। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट पॉइंट क्लास इज ए बेस क्लास, ये सही है। और सर्किल क्लास उसकी क्लास पॉइंट के बेस पर डिफाइन करें, मतलब पॉइंट सी से ही उसकी उत्पत्ति हो रही है उसका कुछ प्रॉपर्टी लेकर, तो इसलिए ये ड्राइव क्लास है। ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। दूसरा ऑप्शन इसमें है द कोलन इज द हेडर ऑफ द क्लास डेफिनेशन इंडिकेट द इनहेरिटेंस। अब आप देख रहे हैं कि बिना इस कोलन साइन का दिया हुआ इनहेरिटेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे है द कीवर्ड पब्लिक इंडिकेट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। आपको जानते होंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो 3 तरह का होता है। 3 एक्सेस स्पेसिफायर है। एक जो प्राइवेट है, जो बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स है, जो वो सारे के सारे आपको प्राइवेट होता है। यदि कोई आप स्पेसिफिकेशन नहीं देते हैं तो प्राइवेट मेंबर्स होंगे। दूसरा आपको होता है पब्लिक मेंबर और तीसरा एक आपको आता है प्रोटेक्टेड मेंबर। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक पॉइंट या फिर यहाँ पे पब्लिक पॉइंट है तो ये पब्लिक इनहेरिटेंस हो जाएगा। यदि प्राइवेट लिख देंगे तो प्राइवेट इनहेरिटेंस हो जाएगा। यदि प्रोटेक्टेड लिख दिया तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो ये कीवर्ड जो है ना यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये इनहेरिटेंस का कौन सा टाइप है। मतलब यदि पॉइंट क्लास की मेंबर यदि सर्किल क्लास के अंदर यूज होगा तो उसके मेंबर्स को आप पब्लिकली यूज कर रहे हैं या फिर प्राइवेटली यूज कर रहे हैं या प्रोटेक्टेड मेंबर के रूप में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पब्लिक तो पब्लिक हो जाएगा, लिख देंगे प्राइवेट तो प्राइवेट हो जाएगा, इसके सारे मेंबर्स इसके अंदर। तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे ये सही है, पब्लिक इंडिकेट कर रहा है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। 3 ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है ये तीनों यहाँ पे सही है। तो चौथा इसका क्या होगा, फॉल्स होगा, डी। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरा डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न के अंदर दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट डिक्लेयर एंड एलोकेट 2-dimensional array of integer with 4 row and 5 column। तो आपको यदि याद होगा C++ के अंदर जब आप लिखते हैं या फिर C के अंदर तो यहाँ पे लिख दिया आपने int a लिख दिया
और यहाँ पे कुछ साइज मेंशन करते हैं, जैसे मेंशन किया यहाँ पे 5 और यहाँ पे मेंशन किया यहाँ पे 2। तो जो ये पहली जो नंबर यहाँ पे 5 है ये रो है और दूसरा नंबर यहाँ पे है ये कॉलम है ये। तो जावा के अंदर जो स्टैंडर्ड सिंटेक्स है एरे डिक्लेयर करने का वो ऑप्शन डी में है, INT एरे, डबल डायमेंशन यहाँ आप डिनोट कर रहा है। और क्योंकि बोल रहा था इसमें 4 रो होना चाहिए, तो पहले जैसे मैंने बताया कि पहले रो आता है, तो यहाँ पे है 4 रो और ये है 5 कॉलम। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसमें 5 रो हो गया और 4 कॉलम हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे 4 रो चाहिए, तो 4 रो यहाँ पे है और 5 कॉलम यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 का आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर ओनली द इसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन ए माइक्रोप्रोसेसर चिप दस इनहेंस इट्स स्पीड रिफर टू एज। बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है। यदि आपने सीपीयू के स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया यहाँ पे कि ये जो CISC है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया जाता है। खास तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में हम लोग CISC जैसे कंप्यूटर्स को या CPU को यूज़ करते हैं। जबकि जो दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है RISC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसमें मिनिमम जो इंस्ट्रक्शन सेट्स है उसको यूज़ किया जाता है। और इसके कारण से ये ध्यान में रखा जाता है कि इसकी जो डिजाइन है जो सिंपल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, और इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो जाए बहुत ही तेजी से, और उसमें CPU को मेमोरी का भी कभी यूज़ कभी कभार करना पड़े या फिर ना के बराबर करना पड़े। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट को हम बोलते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। तो इसमें जो कह रहा है कि आपको इसेंशियल मतलब जरूरी जितनी इंस्ट्रक्शन की है उतनी ही रखी जाए, इसका मतलब है कि कम से कम। तो 7वें प्रश्न का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका आंसर सी होगा। बाकी ये जो ऑप्शन है MI MD या SI MD, ये एक्चुअली आपको जो पाइपलाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर उसके अंदर ये आता है। और जो MISD है इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और सिंगल डेटा स्ट्रीम। मतलब कि इंस्ट्रक्शंस के लिए जो फ्लो होगा, चैनल होगा, वो एक से ज़्यादा होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन के लिए एक से ज़्यादा चैनल है और डेटा के लिए एक चैनल है। जबकि जो डी ऑप्शन है इसमें इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। मतलब इंस्ट्रक्शन के लिए सिंगल स्ट्रीम होगा और डेटा के लिए मल्टीपल स्ट्रीम होगा। मतलब ये पैरेलल प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट में आता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। ये दोनों आता है आपको CPU के कंस्ट्रक्ट और डिजाइन में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस यूज़ किया जाता है उसको CISC बोलते हैं, और कम से कम इंस्ट्रक्शन यूज़ करने किया जाता है जिसको हम लोग RISC बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। 7वें के बाद 8वां प्रश्न है। इसमें भी एक आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है। 10 सिग्नल्स है और कह रहा है कि 10 सिग्नल्स और प्रत्येक ईच रिक्वायरिंग 3000 हर्ट्ज आर मल्टीप्लेक्स्ड कर दिया गया है ऑन टू ए सिंगल चैनल। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे ये 10 अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 सिग्नल है, और सिग्नल्स की हर एक सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसकी जो हर्ज है उसको 3000 हर्ज में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और ये 10 को मल्टीप्लेक्स कर देना है आपको सिंगल चैनल के ऊपर। मतलब एक ही चैनल होगा उसी पे इसको आपको मल्टीप्लेक्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सिग्नल को किसी एक ही
चैनल के ऊपर मर्ज कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से आप सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह आप कन्वीनियंट और कम खर्चों में आप भेज सकें। और जो मल्टीप्लेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एफडीएम के रूप में लिया रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच मिनिमम बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लेक्स्ड चैनल। तो ये इस चैनल की कितनी बैंडविड्थ होगी। इस चैनल का तो बैंडविड्थ 3000 हर्ट्ज 3000 हर्ट्ज 3000 हर्ट्ज, हर एक का 3000 हर्ट्ज है। लेकिन जब इसको मल्टीप्लेक्स करेंगे तो जो सिंगल चैनल होगा उसका पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम बैंडविड्थ जरूरत होगा। और साथ में ये भी बता दे रहा है कि जो गार्ड बैंड है, मतलब दो चैनल के बीच के जो गैप है, उस गैप के लिए 300 हर्ट्ज बाइट का यूज किया गया है। सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि टोटल निकालना पड़ेगा। तो 10 चैनल है तो 10 इंटू 300, ये 10 इंटू 300 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा कुछ 30,000 हर्ज हो गया। 10 अलग अलग जो चैनल था उसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें आपको जो गैप या गार्ड बैंड है वो आपको देखना है कि उसकी साइज कितनी दी हुई है। तो ये 300 हर्ट्ज का है। तो आप काउंट कीजिए कि कितनी गैप है। एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, यहाँ पे हो गया 5, 6, 7, 8 और 9 गैप। तो टोटल 9 गैप है। तो 9 इंटू कितना है, एक गैप का है 300 हर्ट्ज। तो 9 दिया हो गया 2700। अब इस 2700 को इसमें क्या कर देना है, हमको ऐड कर देना है। 2700 इसमें ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 32,700। इसका ऑप्शन आपको है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका है राइट आंसर। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, सॉरी 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन जावास्क्रिप्ट विल डिस्प्ले ए विंडो हैविंग अ डायलॉग बॉक्स विद ए स्पेसिफाइड मैसेज along with ओके एंड कैंसिल बटन। बहुत ही सामान्य सा और सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपने जावास्क्रिप्ट यदि पढ़ा होगा, स्टडी की होगी, तो आपको ये पता होगा कि कौन सा डायलॉग बॉक्स इसमें प्रोड्यूस इसमें करता है। तो इसके लिए 9 का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रॉम्प्ट। अलर्ट पे आप देखेंगे कि एक ही रहता है, ओके बटन रहता है, और कंफर्म और रिक्वेस्ट नाम की कोई इस तरीके का विंडो ओपन करने की कोई कमांड जावास्क्रिप्ट में है नहीं। तो राइट इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए प्रॉम्प्ट। बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी प्रश्न की तरफ। और आखिरी प्रश्न में है टू डिक्लेयर द वर्जन ऑफ XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। करेक्ट सिंटेक्स आपको बताना है कि इसमें जो वर्जन डिक्लेयर करते हैं हम लोग XML का, वो इसमें से कौन इसमें करेक्ट है। तो जो 10वां प्रश्न है उस 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और मुझे लगता है कि आप यदि इसको प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे बार बार, यदि आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा DSSB, PGT और TGT कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और यदि पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना फीडबैक जो है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।